एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर आज की दुनिया में कोई इंसान पैसे लेकर मारे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करे और सरकार बोले हाँ ये लीगल है, तो हम उसे क्या कहते हैं? निंजा। नारुतो की दुनिया में निंजा कोई भगवान नहीं होते, निंजा होते हैं पेड फाइटर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, लीगल किलर्स। और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पैसा है। तो सवाल ये नहीं कि नारुतो स्ट्रॉन्ग था या नहीं, सवाल ये है नारुतो पैसा समझता भी था या नहीं। नारुतो वर्ल्ड का पैसा सिस्टम कोई मैजिक नहीं, नारुतो की दुनिया में चलता है रायो, कोई चैरिटी नहीं, कोई फ्री हेल्प नहीं। रूल बहुत सिंपल है, मिशन लो, काम करो जान, जोखिम में डालो, पैसा उठाओ। और ध्यान रखना, पावर जितनी ज्यादा पैसा उतना ज्यादा। लेकिन ट्विस्ट सुन, पैसा मिलना अलग बात है, पैसा बचना अलग बात है। यही नारुतो फेल करता है। नारुतो उजुमाकी, इनकम ठीक, फाइनेंस जीरो। अब बात करते हैं नारुतो उजुमाकी की। नारुतो बचपन से ही मिशन करता था, पैसा कमाता था, लेकिन फिर भी कंगाल था। क्यों? क्योंकि नारुतो का लॉजिक था, आज जिंदा हूँ, आज खा लूं। नारुतो पैसा ऐसे उड़ाता था जैसे कल दुनिया खत्म हो रही हो। कोई प्लान नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। नारुतो की सबसे बड़ी दुश्मन इचिराकू रामेन। नारुतो की अर्निंग जाती थी 70% खाना, 20% बेकार चीजें, 10% बचता ही नहीं। नारुतो हर बार सोचता अगला मिशन बड़ा होगा, लेकिन भाई फ्यूचर इनकम पे डिपेंड करने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता। टीम साथ, खॉर्न्स, फाइनेंस लेसन, सेम मिशन, सेम खतरा, लेकिन रिजल्ट सस्के टॉन्स, पैसा बचा, साकुरा टॉन्स, कंट्रोल में खर्च। खाली जेब नारुतो की प्रॉब्लम स्किल नहीं थी, नारुतो की प्रॉब्लम थी मनी माइंडसेट। काकाशी सिस्टम समझने वाला आदमी। अब देख काकाशी हताके को, जोनिन मिशन, एसएनबीयू बैकग्राउंड बाद में होकागे, लेकिन कभी देखा काकाशी को पैसों की टेंशन लेते हुए? नहीं, क्योंकि काकाशी जानता था निंजा की लाइफ लंबी नहीं होती, इसलिए पैसा चुपचाप जमा करो। काकाशी फ्लैशी नहीं था, लेकिन सिक्योर था। ब्रूटल ट्रूथ, नारुतो की दुनिया फेक नहीं है, नारुतो वर्ल्ड सॉफ्ट नहीं है। यहाँ मिशन फेल, डेथ इंजरी, नो पेमेंट, वीक निंजा, नोंगन यूजलेस। कोई बोलेगा नारुतो इंस्पिरेशनल है, हाँ, लेकिन नारुतो की दुनिया क्रूल है, और जो क्रूअल्टी समझ गया वो अमीर बन गया। डार्क साइड, अकात्सुकी क्यों पैदा हुई? अब समझ, अकात्सुकी इविल नहीं थी, अकात्सुकी प्रैक्टिकल थी। उनका लॉजिक सिंपल था, जब निंजा मर ही रहे हैं तो पैसा बड़ा होना चाहिए। बाउंटी असैसिनेशन, वॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, रिस्क हाई, पेमेंट वेरी हाई। नारुतो वर्ल्ड का सबसे ब्रूटल बिजनेस मॉडल। नारुतो क्या नहीं समझ पाया? नारुतो सोचता था स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। गलत। नारुतो को ये नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे संभालते हैं, पावर को कैसे बेचते हैं, सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। नारुतो हीरो बना, लेकिन सिस्टम प्लेयर नहीं बना। सच ये है, नारुतो गरीब नहीं था, नारुतो मूर्ख भी नहीं था, लेकिन नारुतो पैसा नहीं समझता था। और जिस दुनिया में निंजा बिकते हैं, उस दुनिया में पैसा ना समझना खुद को कमजोर बनाना है। अब सवाल ये नहीं है कि नारुतो पैसा क्यों नहीं समझता था, अब सवाल ये है कि नारुतो खुद कितना महंगा था। हाँ, सही सुना, नारुतो की बॉडी, उसकी पावर और उसके अंदर की चीज की मार्केट वैल्यू थी। कि नारुतो कोई नॉर्मल निंजा नहीं था, नारुतो एक जिंचुरिकी था, उसके अंदर था कुरामा। अब ध्यान से समझ, कुरामा कोई मॉन्स्टर नहीं था, कुरामा नारुतो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स था। अगर आज की लैंग्वेज में बोलें तो नारुतो चलता फिरता एटॉमिक बॉम्ब था, अनलिमिटेड चाकरा जनरेटर था और सबसे बड़ा मिलिट्री एसेट था। अब सवाल आता है, ऐसी चीज फ्री में क्यों रहेगी? नारुतो की मार्केट वैल्यू क्या हो सकती थी? नारुतो की दुनिया ओपनली प्राइस नहीं बताती, लेकिन इनडायरेक्ट क्लूज बहुत कुछ कहते हैं। अकात्सुकी छोटे टारगेट्स के लिए नहीं निकली थी, अकात्सुकी का मेन गोल था जिंचुरिकी कलेक्ट करना। मतलब नारुतो की वैल्यू एक विलेज से ज्यादा, एक आर्मी से ज्यादा और नॉर्मल मिशन फीस से तो बहुत ऊपर। अगर रफ अंदाजा लगाया जाए तो नारुतो की कीमत करोड़ों रईयों से कम नहीं थी। और ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये प्योर बिजनेस कैलकुलेशन है। अकात्सुकी का बिजनेस मॉडल। अब आते हैं असली प्लेयर्स पर। अकात्सुकी कोई रैंडम विलन ग्रुप नहीं थी, अकात्सुकी एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट थी। उनका मॉडल सिंपल था, पहला काम था हाई वैल्यू टारगेट्स आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम था रिस्क एसेस करना, तीसरा काम था मैक्सिमम पेमेंट निकालना। वॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, एसासिनेशन, बॉन्टी हंटिंग और टेरर बैलेंस, सब कुछ पैसे के लिए था। डिफरेंस बस इतना था कि अकात्सुकी ओपनली नहीं बोलती थी। पेन का लॉजिक क्या था? अकात्सुकी को लीड करता था। पेन इमोशनल नहीं था, पेन आइडियलिस्ट भी नहीं था, पेन प्रैक्टिकल था। उसका मानना था कि अगर दुनिया को डर दिखेगा तो पैसा भी आएगा और कंट्रोल भी मिलेगा। अकात्सुकी वेपन्स नहीं बेचती थी, अकात्सुकी फियर बेचती थी, और फियर हमेशा सबसे महंगा बिकता है। निंजा विलेज वर्सेस अकात्सुकी। अब कंपेयर कर, विलेज सिस्टम कैसा था? विलेज निंजा को कहता था मिशन करो, मर भी गए तो तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। अकात्सुकी निंजा को कहती थी मिशन करो, मरे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदा रहे तो पैसा मिलेगा। विलेज इमोशन बेचती थी, अकात्सुकी रिजल्ट बेचती थी। इसलिए बहुत सारे निंजा धीरे धीरे डार्क साइड में गए। नारुतो इस सिस्टम में कहां खड़ा था? नारुतो इस पूरे सिस्टम से बाहर था। नारुतो को कभी बताया ही नहीं गया कि वो कितना वैल्यूएबल है। नारुतो को सिखाया गया स्ट्रॉन्ग बनो, विलेज बचाओ, सैक्रिफाइस करो। नारुतो को ये नहीं सिखाया गया पावर को कैसे नेगोशिएट करते हैं, वैल्यू को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, सिस्टम को कैसे बेंड करते हैं। इसी वजह से नारुतो हमेशा टारगेट बना रहा। ब्रूटल ट्रूथ, नारुतो लकी था। अगर नारुतो वीक होता तो वो मर जाता, अगर नारुतो सेल्फिश होता तो वो करप्ट बन जाता। नारुतो लकी इसलिए था क्योंकि उसके पास एलाइज थे, उसके पास प्रोटेक्शन थी, और सबसे बड़ी बात उसके पास प्लॉट आर्मर था।
लेकिन नारुतो वर्ल्ड के बाकी जिंचुरिकी इतने लकी नहीं थे। वॉर आर्क, पैसा वर्सेस पावर। वॉर आर्क में यह साफ हो गया कि नारुतो की दुनिया में असली करेंसी क्या है। गोल्ड नहीं, लैंड नहीं, असली करेंसी है पावर। और नारुतो उस करेंसी का बिगेस्ट होल्डर था। विलेज नारुतो को बचाने के लिए पूरी इकोनॉमी झोंकने को तैयार थी। ये दिखाता है कि नारुतो की वैल्यू कितनी ऊपर जा चुकी थी। का सच ये है, नारुतो गरीब नहीं था, नारुतो अनजान था। उसे ये नहीं बताया गया कि वो खुद नारुतो वर्ल्ड का सबसे महंगा एसेट है, और जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं समझता उसे दुनिया फ्री में यूज करती है। नारुतो वर्ल्ड का सबसे अमीर कौन था, और नारुतो सब कुछ होते हुए भी अमीर क्यों नहीं बना? यहाँ कोई इमोशन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ सिस्टम की बात होगी। सबसे पहले ओरोचिमारू, जिसे लोग विलन कहते हैं, लेकिन फाइनेंस के हिसाब से वह सबसे स्मार्ट प्लेयर था, क्योंकि वह मिशंस या विलेज सैलरी पर डिपेंड नहीं करता था। उसका मॉडल अलग था। उसने नॉलेज जमा की, बॉडीज जमा की, एक्सपेरिमेंट्स जमा किए, और सबसे जरूरी बात, उसने मरने से बचने का तरीका बना लिया। नारुतो वर्ल्ड में सबसे बड़ा खर्च डेथ है, और ओरोचिमारू ने इस खर्च को ही खत्म कर दिया। इसी वजह से उसके पास हमेशा रिसोर्सेज, फॉलोअर्स और लेवरेज रहे। फाइनेंस की भाषा में कहें तो ओरोचिमारू इनकम नहीं, एसेट कंट्रोल पर खेलता था। अब एक लेवल ऊपर आते हैं कागुया ओत्सुत्सुकी और पूरा ओत्सुत्सुकी क्लैन, जो निंजा सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थे बल्कि मार्केट से ऊपर थे। इनके पास चाकरा का सोर्स था, प्लैनेट्स पर कंट्रोल था, टाइम और स्पेस पर पकड़ थी। इनके लिए रयो का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये लोग करेंसी नहीं, रियलिटी ओन करते थे। इसीलिए अगर रिचेस्ट का मतलब अल्टीमेट कंट्रोल है, तो टेक्निकली नारुतो वर्ल्ड के सबसे अमीर यही थे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, काकाशी हताके, जो फ्लैशी या लाउड नहीं था, लेकिन उसने सिस्टम को समझा, मिशंस किए, रिस्क लिया, खर्च सीमित रखा और हीरो बनने की जल्दी नहीं दिखाई। वह कभी सबसे अमीर नहीं बना, लेकिन कभी टूटा भी नहीं। फाइनेंस में इसे लो रिस्क, स्टेबल सर्वाइवल कहते हैं। अब वापस आते हैं नारुतो उजुमाकी पर, जिसके पास पावर थी, रिस्पेक्ट थी, कनेक्शंस थे, पोजीशन थी, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी। उसने कभी अपनी वैल्यू नेगोशिएट नहीं की, कभी सिस्टम से सवाल नहीं पूछा, कभी पावर को लेवरेज की तरह यूज नहीं किया। उसका लॉजिक सीधा था, विलेज पहले, लोग पहले, मैं बाद में। ये सोच हीरो बनाती है, लेकिन अमीर नहीं। अगर नारुतो स्मार्ट होता तो वह एक्सक्लूसिव मिशंस चुन सकता था, प्रोटेक्शन के बदले टर्म्स रख सकता था, सिस्टम को बेंड कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नारुतो पैसे से नहीं, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस से चलता था। फाइनल ट्रूथ यही है कि नारुतो गरीब या एक्सप्लॉइटेड नहीं था। उसने खुद चुना कि वह हीरो बने, ओनर नहीं। फाइनल रिच लिस्ट साफ है, ओत्सुत्सुकी क्लैन, ओरोचिमारू, अकात्सुकी कलेक्टिवली, काकाशी जैसे निंजा, और आखिर में नारुतो, जिसने सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगा। फाइनल लाइन यही है, नारुतो 本当に立派になったね。ナルト。ナルト。最終章。これは、本当はナルト、未来のおかげだってばよ。